हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे से रहिएगा। एकदम पैंडेमिक थोड़ा है अभी भी, ठीक है। अच्छे से रहना है, सेफ रहना है और जो भी गाइडलाइंस वगैरह उसका पालन कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए अच्छे से घर पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन का लेक्चर 3 है आज आप लोगों के लिए। लेक्चर 1, 2 ऑलरेडी हो चुका है और न्यूट्रिशन पहले करवा ही चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना वहाँ से, क्योंकि वीडियो देखना इंपॉर्टेंट, नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सब रिलेट किया हुआ है दूसरे से, तो आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप पिछला लेक्चर देख चुके होंगे, ठीक है। तो पहले उसको देख के आइए और फिर इसको देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, बेसिकली यहाँ बात करने वाले रेस्पिरेशन का लेक्चर 3 की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में किस प्रकार से एरोबिक और एनारोबिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एरोबिक है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इन दोनों के इक्वेशंस की जो असलियत है सो बताते हैं आपको, ठीक है। असलियत क्या है, जो आपको बुक में मिलता है वो धोखा है, वो धोखा है, असलियत कुछ और है। असलियत क्या है देखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एरोबिक का, पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए एरोबिक वाले केस में जो आपको धोखा मिलता है, धोखा ये होता है कि आप देखते क्या है, देखते ये है कि C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है, ये आपका ऑक्सीजन से 6 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, और बनाता क्या है, बनाता है आपका बनाता है आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 38 ATP एनर्जी, ये बनता है आपका, है कि नहीं। जो आपको हर किताब में, हर बुक में, NCERT साइड बुक जहाँ भी देखो वहाँ मिल जाएगा, आपको नेट वगैरह हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ये दिखता है ना, ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट होता है, अंदर कुछ और होता है। क्या होता है देखना इसको, ठीक है। बेसिकली एरोबिक के 2 स्टेप होते हैं, इस इक्वेशंस के 2 स्टेप होते हैं। एक को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है PGA में, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाता है, इसको पाइरूवेट बोलते हैं। और पाइरूवेट बनाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA का फॉर्म होता है। तो पहले क्या होता है ना कि पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 PGA बनाता है, मतलब अपने आप को कन्वर्ट करके एक अलग कंपाउंड बनाता है, इसको PGA बोलते हैं। अलग कंपाउंड बनाता है, इसको PGA बोलते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस में जो ऑब्वियसली ब्रेक करता है तभी जाके ये बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 ATP एनर्जी भी निकलता है, ठीक है। ये आपका 2 ATP एनर्जी भी निकलता है, ठीक। इसके बाद एक और स्टेप होता है, उसको बोलते हैं क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इस क्रेब साइकिल वाले प्रोसेस में इसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। इस क्रेब साइकिल वाले प्रोसेस में जो आपका यहाँ पर 3 PGA था, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। डायरेक्ट ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, पहले ये ग्लूकोज आपका PGA में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तब जाकर के ये आपका 6O2 से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, और बनाता क्या है, बनाता है आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड प्लस में 36 ATP एनर्जी बनाता है। 36 ATP याद रखना, यहाँ जो 38 है ना, ये 38 मतलब ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया गया है, ठीक है। मतलब बेसिकली होता है कि फाइनल प्रोडक्ट मिला हमको, ये फाइनल प्रोडक्ट जो बाहर दिखेगा क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यही मिलेगा, 6 CO2 6 H2O 36 ATP यहाँ वाला, और 2 ATP यहाँ इसमें ऐड हो जाता है, जो एनर्जी यहाँ निकला। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो अब क्या हो गया, आपका 6 CO2 हो गया, 6 H2O हो गया, और 36 प्लस 2 ATP जो यहाँ ऐड हो गया, ये आपका 38 ATP यहाँ दिख जाता है। और जो फाइनल रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल और साथ में ऑक्सीजन उसके अंदर गया, ठीक है। अब इस बीच में ये PGA बना कि नहीं बना, ये बात दिखता नहीं है हमको, ये तब दिखेगा जिसकी डिटेल स्टडी करेंगे तब दिखेगा हमको, ठीक है। ये हमको
तब जाकर के दिखेगा। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो 38 एटीपी बना यहाँ पे ना, ये 2 एटीपी यहाँ वाला ग्लाइकोलाइसिस वाला और 36 एटीपी क्रेब साइकिल वाला, दोनों कंबाइंड होकर के ये पार्टिकुलर 38 एटीपी बनता है आपका। ये है असलियत, जो कि समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आ गया तो लाइक ठोक दो जल्दी से। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना है। चलिए थोड़ा और जानो यहाँ पे कि बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस, ये आपको पता है अच्छे से कि होता कहाँ होता है, सेल के अंदर। जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये होता है इनसाइड सेल, इनसाइड दी सेल होता है। क्योंकि जो फूड मॉलिक्यूल था सो हर एक सेल के पास पहुँच गया है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है, सब हो रहा है आपके सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना। अब किस सेल ऑर्गेनेल से हो रहा है ये देखना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस होता है बेसिकली, ये ग्लाइकोलाइसिस पार्टिकुलर होता कहाँ है, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ देख लेते हैं, देखो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और खत्म कहाँ होता है, जो मतलब क्रेब साइकिल कहाँ होता है, क्रेब साइकिल होता है पार्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ और जो क्रेब साइकिल है सो आपका सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। ठीक है, मतलब कि यदि कहा जाए ऐसे कि रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे हमारे घर में जो बिजली आती है वो किसी न किसी पावर हाउस से आता है ना। हर एरिया में अपना एक बिजली पावर हाउस होता है जहाँ से एनर्जी जनरेट होता है और हर जगह सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही तो हमारे बॉडी का जो एनर्जी जनरेट कहाँ होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और सप्लाई भी यही करता है। ठीक है, बेसिकली बात समझ में आ गया ना। लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, चलिए ओके। तो ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का कहानी। ठीक है, तो यही था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का असली कहानी। समझ में आ गया बात? चलिए ठीक है, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर आपको हम बता रहे हैं एनारोबिक के बारे में। थोड़ा बड़ा है इसलिए छोड़ दिए इसको यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्लांट केस अलग होता है, एनिमल केस अलग होता है। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।